वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को जो मैट्रिक क्लास है, मैट्रिक क्लास के संस्कृत का लेसन 2 2 नंबर पाठ, जिस पाठ का नाम पाटलिपुत्र वैभवम है, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। इसका लाइन बाय लाइन व्याख्या बताया जाएगा। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब क्या होता है? तो पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव। और पाटलिपुत्र किसको कहा जाता है? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था और उसी पाटलिपुत्र के बारे में अर्थात पटना के वैभव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय, पाठ के बारे में क्या है? तो बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री और नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेन सांग तथा ईत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। यानी ये लोग जब पटना घूमने आए थे तो उस समय जो देख कर गए थे, पटना के वर्णन के बारे में अपने अपने ग्रंथों में इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं लेसन को। पहला स्टेंजा क्या है? तो पहला जो है पैराग्राफ है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु वन्यतमं पाटलिपुत्रम नुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम वभू तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमिताखे काव्ये कथयति। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ मैंने नीचे लिख दिया हुआ है। प्राचीनेषु यह सप्तमी बहुवचन है, तो इसका हो जाएगा प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी, सबसे आगे पटना गंगा किनारे बसी विचित्र महानगर है। और इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनिमिताख्य कहा है कि यानी दामोदर गुप्त कवि ने कूटनिमिताख्य काव्य की रचना की है। और उस काव्य में उन्होंने क्या कहा है? तो उस काव्य में उन्होंने कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसको किसने लिखा हुआ है? दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में उन्होंने काव्य में लिखा हुआ है। और यानी कूटनिमिताख्य एक काव्य है और उसी कूटनिमिताख्य काव्य में उन्होंने लिखा हुआ है इसको, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने कूटनिमिताख्य काव्य में इसको लिखा हुआ है। आगे क्या है? तो आगे है, इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत् यत्र च भगवान बुध बहुकृत्वा समागत तेन कथितमासीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। तो इसका हिंदी मैंने लिख दिया हुआ है। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय यहाँ पे यह युग हो गया है। तो इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक गांव था, वह अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। और उसके द्वारा कहा गया था कि यानी उन्होंने भविष्यवाणी की हुई थी। और क्या भविष्यवाणी की हुई थी? तो उन्होंने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा से, अगलगी से और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ होगा। हमेशा लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से घिरा होगा। अगला पैराग्राफ क्या है? तो अगला पैराग्राफ है, कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले
अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदति यूनान राजदूत मेघास्निज स्वस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। तो इसका मतलब क्या होगा, बाद में यानी कुछ समय बाद यही पाटलीग्राम क्या कहलाया, पाटलिपुत्र। यहाँ पे तरह छूट गया है, तो बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, बहुत ही अच्छा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेघास्निज ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है। यूनानी राजदूत जो थे मेघास्निज, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी, यानी यह नगर अशोक के समय में सुतराम समृद्धम और अधिक समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। पूरी दुनिया से लोग पटना में पढ़ने आते थे, पाटलिपुत्र में पढ़ने आते थे। और राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा हुआ है। राजशेखर जो थे उन्होंने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पटना के शिक्षा के बारे में लिखते हैं। तो पटना के शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है अतरूप वर्ष वर्षावी पानिनी पिंगलावी ब्याडी वरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति मुप जगमु। इसका अर्थ होगा यहाँ वर्ष उपवर्ष, यहाँ पे वर्ष उपवर्ष पानिनी पिंगल वरुचि पतंजलि लोगों ने ख्याति प्राप्त की हुई थी, यानी पाटलिपुत्र से पानिनी पिंगल वरुचि पतंजलि आदि लोगों ने ख्याति प्राप्त की हुई थी। आगे है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुमुत्पादनम भवति स्म। यानी कुछ प्राचीन ग्रंथों में तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। और इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। यानी चूँकि इसके नाम से ही पता चलता है, पुष्पपुर का मतलब फूल होता है, कुसुम मिस भी फूल होता है, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इससे पता चलता है कि नगर के समीप, नगर के अगल बगल में फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था। आगे है पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम पुतलिकार नामाश्रित्य प्रचलित शरत्काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। पटना में क्या होता था, फूलों का अधिक उत्पादन होता था, और पाटलिपुत्र जो शब्द निकला हुआ है यह गुलाब फूल है और इसी से निकला हुआ है। और ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पुतलिका एक रचना है और उसमें पाटलिपुत्र का अर्थ गुलाब बताया गया है। और पटना के अगल बगल में गुलाब अधिक हुआ करता था, इसलिए उसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था।
बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे, बहुत खुश होते थे और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। दुर्गा पूजा आज के ज़माने में दुर्गा पूजा के अवसर पर भी पटना में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है और दुर्गा पूजा अवसर पर भी सभी लोग जो है वह देखने जाते हैं, पटना का दुर्गा पूजा देखने जाते हैं। कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतामन्वभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जात। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जात। समय परिवर्तन के कारण समय बदलता गया। मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो था 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। मध्यकाल में पटना का हजारों वर्षों तक विकास नहीं हुआ। अशोक के समय के बाद पटना का विकास नहीं हो पाया। उसके बाद मुगल वंश आए तो पटना का विकास हुआ और फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज के ज़माने में पटना का पाटलिपुत्र का बहुत ही विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात्। अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गत। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिं गात्। अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गत। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। यह नगर मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह शब्द पटना शब्द कहाँ से बना हुआ है? आखिर पटना का नाम पटना क्यों पड़ा? तो पटना शब्द पतन शब्द से बना हुआ है और नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी जो है उसी के नाम पर पटना का नाम पटना रखा गया और उस पटन देवी को आज भी पूजा जाता है। अगला पैराग्राफ है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। बिहारस्य राजधानी चास्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तार भवति। अस्यूतरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुर निर्मीयानो वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है और आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और बता दें पटना के दक्षिण दिशा में पुनपुन नदी बहती है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी पर एशिया का सबसे लंबा पुल जिसका नाम गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। चूँकि उस समय जब यह किताब लिखा गया था तो उस समय रेल पुल बनाया जा रहा था, लेकिन अब बन गया है। तो जब किताब लिखा गया है तो उस समय दिया गया है रेल पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब रेल पुल बन गया है। आगे है नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम
जैविकोद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थल दशम, यहाँ पे दशम होगा, दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते। तस्य देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति। इस नगर में क्या है, तो इस नगर में संग्रहालय है, म्यूजियम है, उत्कृष्ट बहुत ही सुंदर म्यूजियम मिलेगा आपको पटना में, कभी जाइएगा घूमने तो। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्य के समय में जो अवशेष था उस अवशेष को आज भी रखा गया है, महावीर मंदिर है आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना नगर में हुआ था। इसलिए सिख धर्म के लिए भी पटना नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खालसा पंथ का शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया हुआ था। और जो सिख धर्म के मानने वाले लोग होते हैं वह पटना को अपना तीर्थ स्थान मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। पटना में पूरे देश से विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। आगे, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। जिस तरह संग्रहालय में कोई पुरानी चीज़ रखी जाती है और वह कभी समाप्त नहीं होती है और पूरे लोग उसको देखते हैं आकर, उसी तरह पाटलिपुत्र पटना जो नगर है, जो महानगर है, यह संग्रहालय के समान है। प्राचीन से लेकर आज तक सब चीज़ जो है देखने लायक है, संग्रहालय के समान दर्शनीय है, और पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। दुनिया के देश विदेश के लोग पटना में घूमने के लिए आते हैं। बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको यह पाटलिपुत्र वैभवम का व्याख्या समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।